हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है नोट्स जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड हैं एंड ये नोट्स आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपकी स्टडीज़ में। तो इफ़ अगर आप इन नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, इनके साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को जो मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड कर रहा है। बुक्स आपको जो है फिजिकल फॉर्मेट या फिर जो हमारी ई बुक्स हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। इफ़ अगर आप इन बुक्स या ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए। एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उसे फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट कर लेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। सो इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हमारे जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं फॉर द ईयर 2017, उसके सॉल्यूशंस। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेनली, तो वो यही है कि आप लोग देखोगे कि आपके क्वेश्चंस में रिपीटेशन होता है। ठीक है, जब आप लोग कुछ अगर 4 to 5 ईयर्स के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हो तो जो भी करेंट ईयर में आप एग्जाम देते हो उसमें आप लोग ये चीज़ को एनालाइज कर पाते हो कि येस, रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, प्रॉपरली अगर हम क्वेश्चंस का ना देखें तो टॉपिक्स में जो है रिपीटेशन होता है कि हाँ, इस टॉपिक से जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, उस टॉपिक से आपके करेंट ईयर में भी क्वेश्चन आ रहा है। कुछ जो है पैटर्न का रिपीटेशन होता है। तो इन शॉर्ट जो है हम ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से हमारी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। तो अब जो है हम अपने जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2017 में हमारी 12th क्लास इकोनॉमिक्स में जो 2 बुक्स फॉलो की जाती थी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, दैट वर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम करेंट ईयर की बात करें, इन द ईयर 2022-23 की अगर हम लोग बात करें तो अब जो है हमारे पास में जो बुक्स फॉलो की जाती है वो कौन सी हैं, वो बुक्स हैं आपके पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर आया था इसमें आपके जो 2 सेक्शंस आए होंगे वो माइक्रो एंड मैक्रो के आए होंगे, लेकिन हमारी जो माइक्रो है वो अब 11th क्लास में चली गई है। तो यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसे हम लोग स्किप करेंगे और डायरेक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ये डाउट आ सकता है कि मैम ठीक है, हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स तो प्रिपेयर हो जाएगी वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर्स जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के इंडिजीनियसली आपको मिल जाएंगे, वो आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। मैंने आपको कंप्लीटली 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए हैं जिसमें हम लोगों ने वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सैम्पल पेपर क्या होते हैं, सैम्पल पेपर भी जो है आपका क्वेश्चन पेपर जिस भी पैटर्न में आने वाला है उसी पैटर्न को कॉपी करते हुए हम वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व नहीं किया तो उन्हें सॉल्व कर लीजिए, वहां से आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने 2017 के क्वेश्चन पेपर के साथ में। जो वेरियस क्वेश्चंस आए थे 2017 में उन्हें हम लोग देख लेते हैं, उन्हें हम लोग जो है यहाँ पर इनके जो आंसर्स हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सॉरी नॉट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, जनरल इंस्ट्रक्शंस है सबसे पहले, जो कि आपके हर एक एग्जाम में होते ही हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को हमेशा पढ़ने हैं, चाहे आपको लग रहा हो कि नहीं हमें पता है कि इस पे क्या लिखा है, अगर पता भी है तो भी सिर्फ कुछ सेकेंड्स लगते हैं, आपको एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होंगे आपके। ऑल राइट, अब मैं इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को एट प्रेजेंट यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये 2017 के हिसाब से दिए हुए हैं एंड 2023 में जो हमारा एग्जाम होगा उसमें पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस क्या है, क्वेश्चंस पर फोकस है। तो हम लोग जो है डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। नाउ आपका जो सेक्शन ए है ऑफ 2017 दैट वाज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उस पूरे जो सेक्शन ए है उसे हमने क्या किया, उसे हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है। ठीक है, आ जाते हैं डायरेक्टली सेक्शन बी पर। सेक्शन बी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है,
कुछ जो MCQs हैं वो देखते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों के पास में 2017 में मिलेंगे आपको, जिसमें MCQs भी हो सकते हैं और जो आपके 1 सेंटेंस में आंसर करने वाले होते हैं वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या गिवन है। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑप्शंस हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बी है आपका सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सी है करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट एंड ऑल टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ऐसे डिपॉजिट्स जो कि जब भी हम लोग डिमांड करें, जब भी हम लोग चाहें तब हम उसे विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो मनी है उसे विदड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या ये चीज फिक्स्ड डिपॉजिट में पॉसिबल है? नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ काइंड ऑफ टाइम डिपॉजिट, ठीक है, वहां पर आपका जो मनी है वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो है ये आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट, क्या ये दोनों ही आपके डिमांड डिपॉजिट्स के टाइप हैं? बिल्कुल। करेंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये चीज फिर से गलत हो जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हो नहीं सकते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और ऑप्शन बी, दैट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ऑल्सो एक और चीज स्टूडेंट्स की, यहाँ पर जो है मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों को हर एक चीज नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे, हम लोग जो है थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे, क्योंकि डिटेल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और इफ इन केस अगर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में गई तो जो हमारा वीडियो का लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि आप भी नहीं चाह रहे हो, मैं भी नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। तो इफ इन केस अगर आपको कहीं पर भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत लग रही है तो बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। जो वीडियोज है वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज मिल जाएगी, तो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस कर सकते हो। मैंने आपको हर एक चीज जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाकर समझाई है, ठीक है, तो आप वो चीजें वहां पर देख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इसे हम लोग कैसे, इसका जो फॉर्मूला है, या फॉर्मूला विल नॉट से, बट इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई करके। व्हाट इज चेंज इन सी? जो चेंज इन कंजम्पशन है बाय बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम, ठीक है। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको बताता है रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये चीज शो करता है, एक जो कंज्यूमर है उसकी एक टेंडेंसी को शो करता है कि ये जो कंज्यूमर है ये अपनी जो इंक्रीज्ड इनकम है उसका कितना पार्ट कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। दिस इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बस इस चीज की जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी, बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। हमें जो है वर्ड लिमिट से स्टिक होके चलना है। आपके एग्जाम में आपके पास में जो है शॉर्ट आंसर्स आएंगे, आपके पास में जो है लॉन्ग आंसर्स आएंगे, एंड आपके पास में MCQs आएंगे। तो MCQs में तो वी नो कि कोई वर्ड लिमिट की दिक्कत ही नहीं है, हमें ऑप्शन A B C D में से एक चूज करना है। शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अकॉर्डिंगली हमें वर्ड लिमिट से स्टिक होके चलना है। आप लोगों को क्वांटिटी पर कम एम्फसाइज करना है एंड क्वालिटी पर ज्यादा एम्फसाइज करना है। CBSE आप लोगों से क्वांटिटी डिमांड नहीं करती है, CBSE आप लोगों से क्वालिटी डिमांड करती है, ठीक है। तो क्वालिटी आंसर्स जो है वो आप लोगों को यूज करने हैं। लॉन्ग आंसर की बात करें तो ये नहीं कि आप लोग जो है 8-8 10-10 पेजेस भर के आ रहे हो, जितना पूछा गया है उतना बताना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में आप लोग बताओगे, लेकिन वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है वर्ड लिमिट के हिसाब से हमने आंसर दे दिया। अगर यही चीज आप लोगों से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो ये आपने बता दिया। एक वो जो टेंडेंसी वाला मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, और इसे जो है आप सिंबॉलिकली लिख सकते हो कि अच्छा देखो MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई होता है, ठीक है। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2, इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वी नो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस MPC डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। आई एम सो सॉरी, वो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। K इज इक्वल्स टू क्या होगा? K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, और वी कैन से 1 डिवाइडेड बाय MPS, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया? अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर है किससे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से। ऑल्सो वी नो स्टूडेंट्स की MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है,
ठीक है। अब क्या बोला गया है कि आपका एमपीसी ग्रेटर है किससे, एमपीएस से। तो ये ग्रेटर कब होगा, अगर ये 0.6 है और ये 0.4 है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ग्रेटर है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये 0.5 है आपका एमपीसी, तो दैट मीन्स कि आपका एमपीएस भी कितना होगा, 0.5 आएगा। 1 से रिलेशन आप लोगों को देखना है इसका। तो इक्वल इक्वल तो हमें रखने ही नहीं है, हमें ग्रेटर चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ 0.5 से कम, दैट इज 0.4 आपका एमपीसी है, तो एमपीएस आपका 0.6 बन जाएगा। और ये चीज जो है बिल्कुल अपोजिट होगी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दैट मीन्स कि आपका एमपीसी अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी लूं जो कि ग्रेटर हो सकता है एमपीएस से, दैट वुड बी 0.6, ठीक है। तो इस 0.6 को लेते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें कि इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये दिस वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 विल गिव यू 0.4। यहां से पॉइंट हटा दीजिए, ये ऊपर लग गया हमारा 0, ठीक है। आंसर देख ले, दैट वुड बी 2.5, ठीक है। क्या आ रहा है, दिस वुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 5, दैट वुड बी और ऑप्शन ए ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 0.7 ले लूंगी तो 0.7 अगर हमारा एमपीसी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। अब 10 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 3.3333 आएगा, राइट। सो दैट मीन्स कि अब जो है सारी चीजें आपकी 2 से ग्रेटर ही होगी अगर एमपीसी जो है वो ग्रेटर है आपका एमपीएस से, तो ठीक है। देन आ जाओ नेक्स्ट पर, डिफाइन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट बजट हमें क्या शो करता है, जो गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स है उन्हें शो करता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो बस वही चीज क्या है, वही चीज आपकी गवर्नमेंट बजट है। तो बस उसी की डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, वो एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि आइटम वाइज जो है एस्टिमेट बताती है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, व्हाट इज मेंट बाय द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिसिएशन से क्या मतलब हमें समझ में आता है। डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपली कि जब आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है फॉरेन मार्केट में तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। बस वही चीज आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। So depreciation of domestic currency refers to the decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. All right, अगर depreciation की जगह पर devaluation होता तो उसका मतलब क्या होता कि जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली आपकी जो करेंसी है उसे अगर depreciate करती है, उसकी वैल्यू को अगर कम करती है तो उसे हम devaluation कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Explain with the help of an example the basis of classifying goods into final goods and intermediate goods, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको आंसर करना है कि आप किसी भी पर्टिकुलर गुड को फाइनल गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड कैसे बताते हो, ठीक है। किस बेसिस पर आप इसे क्लासिफाई करते हो, एग्जाम्पल के साथ में आपको जो है इसे शो करना है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट कोई भी गुड जो वो इंटरमीडिएट गुड है फाइनल गुड है, ये किस चीज पर डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है उसके फाइनल यूज पर, ठीक है। अब उसी का आपको एक एग्जाम्पल दे दो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लो, जैसे कि मिल्क ले लिया, तो मिल्क जो है उसे आपको फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है, उसे आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बताना है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है आप आंसर कर सकते हो इजीली कि हम किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं और क्या जो है पर्टिकुलर हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है हम क्या ले लेंगे, इसका डिफरेंस बता देंगे, व्हाट इज द फाइनल, व्हाट इज द इंटरमीडिएट गुड्स, एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम जो है इसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। So meaning final goods refer to those goods which are used either for consumption or for investment, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हो सकता है। वहीं अगर यहाँ पर देखें तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, ठीक है। नेचर क्या है, तो दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। वहीं अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें सो दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। एग्जाम्पल जो कि एक मेन चीज है, तो मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन, कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपके फाइनल गुड्स हैं। वहीं अगर इंटरमीडिएट गुड्स देखो तो देखो वही मिल्क लिया हमने, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल और कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऑल राइट,
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, एक्सप्लेन डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसकी ये जो डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, इस प्रॉब्लम को हमें करना है एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखो बार्टर सिस्टम में जो है आपके पास में क्या होते थे, आपके पास में गुड्स वगैरह होते थे, तो उन्हें स्टोर करके रखना मुश्किल है, प्लस अगर जो गुड्स हैं आपके पास में वो अगर पेरिशेबल नेचर के हैं तो वो खराब हो जाएंगे, आप उन्हें स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या वैल्यू जो है वो खत्म भी हो सकती है इन द केस कि अगर आपके जो भी गुड्स है वो बिल्कुल अगर स्पॉइल हो जाएं तो। ठीक है, सो इन जो हमारे बार्टर सिस्टम है, बार्टर एक्सचेंज है, उसमें गुड्स वगैरह को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, जो कि आज आपके पास में मनी है तो आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग जो है सेविंग्स वगैरह करके रखते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। ठीक है, तो बस वही डिफिकल्टी को जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, कैसे ओवरकम किया गया या वो डिफिकल्टी क्या होती है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मेन जो है वो डिफिकल्टी क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है। So it was difficult to store goods, especially perishable goods, fruits, meat, etc. for the purpose of value storage. Barter exchange is a good-to-good exchange. Over time, goods lose their value. Therefore, it is difficult to store goods or the wealth. ठीक है? So money has overcome this drawback of barter system. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है प्रिसाइजली ही चलना है। इसका एक और वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें जो है इसे एक्सप्लेन करना है। तो मनी की वजह से जो एक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग है वो क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया है, जो कि पहले सेम ही हुआ करता था। ठीक है, पर्सन अगर एक पर्सन है जो कि एक टाइम पर सेलिंग कर रहा है तो वो सिर्फ सेलिंग कर सकता है, उसे कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर एक कोई कंज्यूमर है जो कि कुछ परचेज कर रहा है तो वो सिर्फ परचेज कर सकता है, उसे जो है कुछ सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं बार्टर एक्सचेंज में तो वहां पर ये जो एक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग है ये डिफरेंट नहीं थे, ये एक ही था। एट अ टाइम एक पर्सन एक सेलर भी होता है, एक परचेजर भी होता है अंडर दी बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है ये चीज आपके लिए इजी रही, प्लस मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी है, मनी का जो एक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो इसलिए भी यूजफुल है बिकॉज अब जो है आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हो विथ एनीथिंग। ठीक है, अब आपको जो है एक डिजायर्ड जो भी गुड है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप जो है मनी की हेल्प से कुछ भी क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, दिस फंक्शन हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एंड इनकन्वीनियंसेस एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। यूज ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। Money has no power to satisfy human want, but it commands power to purchase those things which have utility to satisfy human wants. ठीक है, then आते हैं next पर, distinguish between डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बता देते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू होता है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यूज कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, तो इट इज द टैक्स ऑन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एंड इट्स फाइनल बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू द अदर्स। एंड इसके अगर एग्जाम्पल लें तो दैट वुड बी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, वहीं अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इट इज द टैक्स लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स फाइनल बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन दी अदर्स। ठीक है, ऑन टू दी अदर्स। एग्जाम्पल अगर लिए जाए तो दैट वुड बी एक्साइज टैक्स हो गया, वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पर, एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो बैंकर्स बैंक वाला फंक्शन है ये हमें एक्सप्लेन करना है। बैंकर्स बैंक बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स की बैंक बनती है और जो वेरियस फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है, लाइक एजेंसी फंक्शंस हो गए। ठीक है, सेटलमेंट वाला, क्लियरिंग हाउस वाला फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। तो इस बेसिस से जो है जो सेंट्रल बैंक है वो वेरियस कमर्शियल बैंक की क्या बनती है, बैंक बनती है। उसी फंक्शन को जो है हमें यहाँ पर थोड़ा क्लियरली क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। सो बीइंग द अपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर टू द अदर बैंक्स. As the bankers to banks, the central bank functions in 3 capacities.
First is the custodian of cash reserve, then you have the lender of the last resort, and then you have the क्लियरिंग हाउसेस, ठीक है। सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें, दो लाइन में सभी को एक्सप्लेन कर दो, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स नोन एज कैश रिजर्व रेशियो और CRR विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इस वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो कैश रिजर्व्स मेंटेन करके रखती है वेरियस कमर्शियल बैंक्स के। Then lender of the last resort, so when commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, that is in case of the financial emergency they approach the central bank to give loans and advances as the lender of the last resort, ठीक है। अगर कहीं से भी जो है कमर्शियल बैंक्स की जो फाइनेंशियल नीड्स है वो अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो क्या कर सकती है, वो सेंट्रल बैंक से जो है फाइनेंशियल हेल्प मांगती हैं, लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो अवेल करती हैं, ठीक है। देन यू हैव क्लियरिंग हाउस, so the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो वो क्लियरिंग हाउस का जो फंक्शन है वो भी परफॉर्म करती है, वो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज जो है वो बनाती है और वेरियस बैंक्स जिनका भी आपस में जो भी पर्टिकुलर जो है लेन देन चलता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन यू हैव इसी का और वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो हमें क्या करना है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो द मनी मल्टीप्लायर और द क्रेडिट क्रिएशन इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स जनरेट विथ ईच रूपी ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। जो सेंट्रल जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, उनसे क्या करती है, वो उनसे जो है क्रेडिट क्रिएट करती है, ठीक है। तो जो मनी मल्टीप्लायर है या फिर जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या है, वो उस अमाउंट ऑफ मनी को हम बोल रहे हैं जो कि बैंक जनरेट करती है विथ ईच रूपी ऑफ रिजर्व्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस है मनी क्रिएशन की, इसकी हेल्प से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट कर पाती है जो कि उनके इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उनके पास में जो डिपॉजिट्स आते हैं उसका थोड़ा पार्ट रिजर्व रख के बाकी का अमाउंट क्या किया जाता है, लेंड किया जाता है, और उस लेंडिंग पर जो है इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वापस जो है उस जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में काफी मनी आएगा। फिर वो जो मनी वो वापस बैंक के पास में डिपॉजिट हुआ, फिर वो फिर से क्या गया, वो फिर से जो है लोन्स के वे में लेंड कर दिया गया। तो इस वे में जो पूरा क्रेडिट क्रिएशन है वो काफी चलता है कमर्शियल बैंक्स का, और जो क्रेडिट क्रिएशन है वो एक मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है। So the process of money creation is based on two assumptions. The entire commercial banking system is treated as one unit and all monetary exchanges in an economy are routed through banks, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी भी है कि जो है इसमें दो मेन assumptions होते हैं कि जो सारे ट्रांजेक्शन्स है वो बैंक के थ्रू ही होंगे, ठीक है। जितने भी सेलिंग परचेजिंग वाले, ये कैश टू कैश कुछ नहीं होगा, जितना मनी बैंक से निकला वो वापस डिपॉजिट होगा कुछ अदर फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें होती है। सो द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मनी और क्रेडिट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट हो गया आपका अमाउंट ऑफ इनिशियल ऑफ फ्रेश डिपॉजिट्स और द प्राइमरी डिपॉजिट्स, एंड द सेकेंड वन इज लीगल रिजर्व रेशियो विच इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, एंड इट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज कैश बाय बैंक्स, ठीक है। ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग बता देंगे कि मनी क्रिएशन को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू होगा आपका इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय LRR, ठीक है। देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। An economy is in equilibrium from the following data calculate the marginal propensity to save, ठीक है। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है और ये जो हमारे पास में डेटा गिवन है इससे हमें क्या करना है, इससे हमें MPS को करना है फाइंड आउट। क्या गिवन है, इनकम गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट मीन्स जो कंजम्पशन का फंक्शन होता है वो हमें पता है, दैट इज C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY। देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी हैव, ऑटोनॉमस कंजम्पशन वी हैव इनकम, ये B नहीं है, B दैट मीन्स MPC की वैल्यू नहीं है, और अगर B आपको मिल जाएगा तो आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बस हम लोग जो है इस B की कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है MPS को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपके पास में 8000 का,
ऑल राइट, आपका जो सी बार है दैट इज जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है दैट इज ऑफ 500। बी को हम एज इट इज ही लेंगे, इनकम है आपके पास में कितनी 10,000, तो ये लिख दी हमने 10,000 बी। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर दें तो ये जो 500 है इसे हम कहाँ ले जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो दैट विल बिकम 8,000 माइनस 500, दिस वुड बी 7,500। ये डिवाइड होगा 10,000 से, इज इक्वल्स टू बी। आंसर आ जाएगा आपके पास में 0.75 इज इक्वल्स टू बी, दैट इज एमपीसी। एमपीएस को कैसे निकाल दोगे स्टूडेंट्स, 1 माइनस एमपीसी करके, दैट मीन्स 1 माइनस 0.75 करेंगे, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास में 0.25। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ एमपीएस। ठीक है, तो आई गेस क्लियर हो गया प्रॉपरली कि कैसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस अब इसका जो है एक बार प्रॉपर मैनर में सोल्यूशन देख लो, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमपीएस की वैल्यू वुड बी 0.25। ऑल राइट, कंजम्पशन फंक्शन को यहाँ पर जो है हमें अप्लाई करना है और उससे जो है आपको फिर सबसे पहले एमपीसी की वैल्यू मिली, फिर एमपीएस की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 0.25। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट बजट कैन बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो गवर्नमेंट बजट का एक क्या होता है, एक हमारा वुड से ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है कि गवर्नमेंट बजट जो है वो कैसे हेल्पफुल रहेगा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसे लेकर आने में। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेनली इकोनॉमिक फिनोमिना से रिलेटेड हमें लिखना है। इकोनॉमिक फिनोमिनाज, वेरियस डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड जो है हमें यहाँ पर लेना है। डिमांड सप्लाई से क्या चीज़ होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला जो फिनोमिना है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर एक्सेस डिमांड हो जाएगी तो क्या होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो डिफ्लेशन होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है हमें अपना आंसर कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, सो आंसर देखते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम किसे बोलेंगे कि जो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस है प्राइसेस में वो नहीं होना। ऑल राइट, then such fluctuations create uncertainties in the economy. Government can exercise control over these fluctuations through taxes and expenditure. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इन अनसर्टेनिटीज को कंट्रोल कैसे करते हैं, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स की हेल्प से। सो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज emerge when aggregate demand is higher than aggregate supply. गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो डिफ्लेशन के टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो अपने जो एक्सपेंडिचर है उन्हें इंक्रीज कर सकती है और टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज दे सकती है, जिसकी हेल्प से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सके और वो सप्लाई के इक्वल आ सके। ठीक है, इन शॉर्ट पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिस्टिंग्विश ए बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और बी है आपके पास में ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। दोनों ही बहुत ही इजी है, देख लेते हैं हम लोग आंसर्स। डिफरेंसेस बोला गया है तो स्पेसिफिकली हम लोगों को क्या करना है, एक टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास में 2 इसमें पार्ट्स हैं, दैट मीन्स 3-3 मार्क्स में इसे डिवाइड कर लो। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि 3-3 पॉइंट्स जो है वो आपके दोनों में आपको लिखना है। करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का जब आप डिफरेंस बताओगे तो 3-3 पॉइंट्स का डिफरेंस बता देना, और जब ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो उसमें भी जो है हम लोग 3 बेसिस पॉइंट के बेसिस पर क्या कर देंगे, डिफरेंस बता देंगे। ठीक है, आंसर पर आते हैं। सबसे पहले करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस पर आते हैं। मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो करेंट अकाउंट मेनली फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ merchandise along with any unilateral transfers that are completed within the year by the country। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट मेनली focuses on recording the trading of foreign assets and liabilities during a year by a country। ठीक है, then you have implications, so the current account reflects the total net income of the country within a year and capital account reflects the net change in the ownership of the national assets of a country with a year within a year। ठीक है,
करेंट अकाउंट में बेसिकली हम लोग जो बैलेंस ऑफ ट्रेड या गुड्स एंड सर्विसेज वाली जो चीजें हैं वो लिखते हैं, कैपिटल में जो असेट या लाइबिलिटीज पर इफेक्ट करती है वो चीजें हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो करेंट अकाउंट, द मेन पर्पस ऑफ द current account is that it helps the investors find out the trade deficit or trade surplus of the country, whereas the capital account का जो evaluation है वो क्या है, the main purpose of the capital account is to help the investors determine the net investment position of the country. All right, फिर आ जाओ इसका बी वाले पार्ट पर, दैट इज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बीच का डिफरेंस। मीनिंग ले लेते हैं सबसे पहले, बहुत ही इजी बेसिस पॉइंट होता है ये सभी के लिए। मीनिंग में ले लेते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस रिफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। वहीं अगर हम अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस रिफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है। Then comes to classification, तो autonomous transactions are classified as above the line items in the BOP, and वही accommodating transactions की बात करें तो accommodating items are classified as below the line items in BOP, ठीक है। आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। फिर आगे आते हैं जो हमारा इसी का एक और बेसिस पॉइंट देखते हैं, मतलब कि डिपेंडेंस। तो सच ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन बीओपी स्टेटस ऑफ द कंट्री। जो आपके ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी नॉट डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द बीओपी स्टेटस ऑफ द कंट्री, चाहे जो है डिफिसिट हो या सरप्लस हो, उससे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन वहीं जब हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं सो सच ट्रांजैक्शंस डिपेंड on the BOP status of the country as they are compensating short-term capital transactions that are undertaken to correct the disequilibrium in the autonomous items, ठीक है। तो जो accommodating transactions है वो basically क्या है, वो disequilibrium को ठीक करने के लिए जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को आप अंडरटेक करते हो वो उसमें इंक्लूड होता है। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, जो स्टेट ऑफ बीओपी है उस पर, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हमें जो है वेरियस प्रिकॉशंस बताने हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए किस टाइम पर, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी आप लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हो तो क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर जनरलाइज्ड वे में हम प्रिकॉशंस की बात करें तो हमें ये चीजें ध्यान रखने की, रॉ मटेरियल्स जो है उनकी वैल्यू को हम अलग से नहीं जो है इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर पर हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लो कोई भी आपने रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड्स के जो है परचेजिंग के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो आप वो इंक्लूड नहीं करोगे। कोई भी काइंड ऑफ अगर आपने सेकेंड हैंड गुड को परचेज किया है तो उसके जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया उसे भी आप इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और वहीं अगर हम जो हमारा सेकेंड हैंड गुड्स है उस पर अगर कोई ब्रोकरेज वगैरह पे करते हैं तो उस चीज को इंक्लूड किया जाता है। शेयर्स या डिबेंचर्स या वी कैन से कि जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उन्हें जो है परचेज सेल करने में जो भी पर्टिकुलर अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं हमारी नेशनल इनकम में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों की बहुत ही जनरलाइज्ड है कि ये सारी जगह पर रहेगी। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम जो होते हैं ये इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉपरली देख लेते हैं क्या वेरियस प्रिकॉशंस है। सो द वेरियस प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड आर, first one is the expenditure on intermediate goods will not be included in the national income as it is already included in the value of final expenditure, ठीक है। Then you have transfer payments are not included as such payments are not connected with any productive activity and there is no value addition, all right। देन थर्ड अगर इसका हम लोग देखें तो जो परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है विल नॉट बी इंक्लूडेड एट सच एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड व्हेन वर ओरिजिनली परचेज्ड, एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच गुड्स इज इंक्लूडेड एज इट इज द पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। तो उस चीज को जो है
प्रॉपरली आप लोगों को डिफाइन करना होता है। देन कम्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल असेट्स का परचेज है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, एज सच ट्रांजेक्शंस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू current flow of goods and services. Any commission on brokerage on such financial assets is included as it is the productive service, ठीक है। Then comes to the next one, expenditure on own account production like production for self consumption, imputed value of owner occupied houses, free services from general government and private non-profit institutions serving households will be included in the national income since these are productive services, ठीक है। तो कोई भी अगर ओन अकाउंट एक्सपेंडिचर वाले, अगर आप ओन अकाउंट प्रोडक्शन पर अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो वो सारी चीजें क्या होगी, वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस व्हिच वी नीड टू टेक केयर व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या गिवन है। कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब अगर हम लोग करेंट सिलेबस की बात करें तो उसके हिसाब से जो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है वो हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है उसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वेरियस आप लोगों के पास में जो है वैल्यूज गिवन है, देखते हैं कि नेशनल इनकम को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। अब ये जो वेरियस हमारे पास में कंपोनेंट्स गिवन हैं ये कौन सी पर्टिकुलर मेथड के साइड हमें लेकर जा रहे हैं, सो दैट इज व्हाट योर इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड के वेरियस कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनकम मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो दैट इज NDPAT-FC, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट होती है इनिशियली, फिर इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी नेशनल इनकम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका फॉर्मूला देखें तो दैट वुड बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इसमें अगर हम लोग ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। सबसे पहले ये सारे जो फिगर्स हैं ये देख लें, फिर इसमें जो है NFIA का जो एडिशन है उस चीज को देख लेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है 2000, रेंट आ जाएगा आपका 400 का, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 900 का, डिविडेंड जो कि ऑलरेडी इस प्रॉफिट का पार्ट होता है इसलिए ये डिविडेंड आप लोग नहीं लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट हम लोग लेंगे 500, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आएगी आपकी 7000 की। उसके बाद में अगर ये वाले फिगर्स देखें तो इनका कोई काम नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ NDPAT-FC की बात कर रहे हैं तो ये जो है 1 2 3 4 5 फिगर्स हमें लेने हैं, उन्हें ऐड करना है, आपको NDPAT-FC मिल जाएगा। अब NDPAT-FC में आपको प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, सो यू विल गेट नेशनल इनकम जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से यू हैव नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है, टू अब्रॉड गिवन है। तो अगर टू अब्रॉड गिवन है तो ये जो हम लोग यहाँ पर प्लस कर रहे हैं इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना है 50 है, तो इसमें से आपको 50 माइनस कर देना है तो आपके पास में जो है NNPAT-FC निकल आएगा। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। इसे जो है बहुत ही ईजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो आंसर है कंप्लीटली वो अगर हम लोग देखें तो नेशनल इनकम और NNPAT-FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सारे फिगर्स लिख दिए, प्लस माइनस कर दिया, आपके पास में आ गया NNPAT-FC दैट इज 10,750 का। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे आपको। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज नॉट इन दी सिलेबस, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Given a consumption curve, outline the steps required to be taken in deriving a saving curve from it. Use diagram, ठीक है। आपके पास में क्या गिवन है, आपके पास में कंजम्पशन कर्व गिवन है, आपको जो है वेरियस स्टेप्स बतानी है जो कि रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट दी कंजम्पशन कर्व इन सेविंग कर्व, ठीक है। या फिर वी कैन से कि सेविंग कर्व को हमें डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व, और जो है हमें डायग्राम को यूज करना है इसे एक्सप्लेन भी करने के लिए। ऑल राइट, अब इससे जो है ना हम लोग
लोग समझेंगे, इसका मतलब जो आंसर है स्पेसिफिकली वो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। रीजन बीइंग कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो चीजें आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं और साथ ही साथ में जो स्टेप्स है वो 1 बाय 1 हम लोग यहीं पर ही देखते जाएंगे। वी नो कि कंजम्पशन कर्व को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको कंजम्पशन कर्व ही बनाना है। ये जो है ये आपका कंजम्पशन कर्व कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलराइट। वाई? बिकॉज कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ऑलराइट। तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो वाई एक्सिस पर कहीं से स्टार्ट होगा। यू नीड टू मेक वन इनकम कर्व। इनकम हमारी 45 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है, नॉट आई सॉरी वाई। इनकम हमारी 45 डिग्री की लाइन होती है, वो हमने बना दी। आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने लिया है इनकम, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिया है? वाई एक्सिस पर हम लोगों ने लिया है कंजम्पशन, ठीक है। ये पर्टिकुलर कर्व आप लोगों के पास में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लिख देते हैं ई। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए और सेविंग्स क्या हो जाए? सेविंग्स आपकी 0 हो जाए, ठीक है। इस पॉइंट को हम जो है नेम दे देते हैं ए। दिस वुड बी योर ओरिजिन का ओ, ठीक है। अब जो है इस कंजम्पशन कर्व से वी नीड टू डिराइव दी सेविंग कर्व, ठीक है। तो अब सेविंग कर्व बना देते हैं। सेविंग कर्व आपका नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, ऑलराइट। नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने सेविंग कर्व को। नेगेटिव एक्सिस से क्यों होगा? क्योंकि ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये कहां से इनकर किया गया होगा? इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम जो कंजम्पशन इनकर किया गया वो कहां से किया गया होगा? जो पास्ट सेविंग्स है उन्हें यूज करके। तो दैट मीन्स आपका जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो आपका सेविंग कर्व बनाते हैं, कुछ यहां से ले लेंगे हम अपनी एक्स एक्सिस को। दिस वुड बी योर वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। जो डिस्टेंस है मतलब कि सेविंग कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? इस डिस्टेंस को लेना है ओ ए को। OA डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर लोगे, ये पॉइंट मैंने मार्क किया। लेट्स नेम इट B और यू कैन नेम इट A डैश, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से E वाले पॉइंट से आपको एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वी कैन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसे ड्रॉ करके कहाँ तक लाना है? आपके सेविंग कर्व के एक्स एक्सिस तक लेकर आना है। इस पॉइंट को हमने लिया, इसे आपको एक नेम दे देना है। लेट्स से कि मैंने इसको नेम दे दिया है F, ठीक है। दिस इज योर F पॉइंट। अब आपको क्या करना है? आपको B और F को करना है ज्वाइन और उस लाइन को कर देना है एक्सटेंड। तो ये B और F को ज्वाइन किया और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, ये बन गई हमारी सेविंग की कर्व, ठीक है। इसे आप जब स्केल से करोगे तो एकदम प्रॉपरली जो है वो लाइन पर रहेगा। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर जो है मतलब कि डायरेक्टली क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको जो आपकी प्रॉपर सारी लेबलिंग है वो देनी है। आपके एक्स एक्सिस पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पर वुड बी दी इनकम, वाई एक्सिस पे आ गई आपकी सेविंग्स, ठीक है। दिस इज योर माइनस सी बार, दैट इज माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। ओबी वाला जो हमारा एरिया है यह आपका कंजम्पशन कर्व से आपका सेविंग कर्व बन गया है। बहुत ही इजी था। अब इसको आप लोग आपके स्टेप्स में कैसे लिखोगे तो वो भी बहुत इजी चीज है। आपको एक कंजम्पशन कर्व बनाना है सबसे पहले, तो उसके बाद में यू नीड टू मेजर दिस पर्टिकुलर जो हमारा डिस्टेंस है OA वाला, सेम डिस्टेंस को आपको लेना है और सेविंग कर्व पे नेगेटिव एक्सिस पर आपको एक पॉइंट जो है प्लॉट कर देना है एज B। अब उसके बाद में यू नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। या फिर हम ये बोलें कि हमें परपेंडिकुलर बनाना है फ्रॉम पॉइंट E और उसे आपको एक्सटेंड कहां तक करना है? आपके जो सेविंग कर्व का एक्स एक्सिस है वहां तक। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने जो है क्या दिया है? इसका जो नेम है वो हमने कर दिया F। अब आपको B और F को ज्वाइन करना है और इस पर्टिकुलर कर्व को एक्सटेंड कर देना है, तो आपकी जो सेविंग कर्व है वो बन गई। ये पूरी जो स्टेप्स है ये हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। कैसे हम लोग कंजम्पशन से सेविंग पर आए हैं, आई गेस ये भी क्लियर हो गया है। प्लस आपको कैसे इसका जो है डायग्राम बनाना है ये भी क्लियर है, और कैसे इसकी जो वेरियस जो स्टेप्स है वो कैसे लिखने, आई होप सो वो भी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस क्लियर है। एंड ऑल्सो इसी के साथ में जो 2017 का क्वेश्चन पेपर था वो हो जाता है हमारा कंप्लीटली सॉल्व। एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में भी आ गया है पूरा जो 2017 का हमारा क्वेश्चन पेपर था। अब ऑब्वियसली जैसे ही मैंने आप लोग बताया कि यहाँ पर सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को वेरियस सैम्पल पेपर्स को करना है सॉल्व,
ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो जो है हम लोग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, MCQs जो हैं ये चैप्टर वाइज देख रहे हैं हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को वो भी देख लो, तो उससे जो है आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं। आई गेस कि पूरा जो हमारा टॉपिक था वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोगों के पास में और भी ऑप्शंस हैं, अगर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट वगैरह फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है तो आप लोग जो है मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उसे एक्सेस कर सकते हैं, उन पर इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट और ऐप पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली अरेंज्ड मिलेंगी, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगी, आपकी क्लास वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज, आपकी टॉपिक वाइज सब कुछ बहुत ही क्लियरली अरेंज्ड है। तो वहाँ पर आपको कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगी, इशू नहीं होगा किसी भी चीज़ को ढूंढने में, ठीक है। तो इफ़ इन केस अगर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ढूंढने में मुश्किल आती है तो डू विजिट द वेबसाइट एंड जो हमारा ऐप है वो। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।